मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप सबको पाषाण का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। उस रोज सारे दिन घर के बाहर बूंदाबांदी और अंदर अश्रु की वर्षा होती रही। अगले रोज अर्धरात्रि को अपूर्व ने मृगमयी को धीरे से जाकर पूछा, मृगमयी, क्या तुम अपने पिताजी के पास जाना चाहती हो? मृगमयी ने चौंक कर जल्दी से अपूर्व का हाथ पकड़कर कृतज्ञ कंठ से उत्तर दिया, हाँ। तब अपूर्व ने चुपके से कहा, तो चलो हम दोनों चोरी चोरी भाग चले। मैंने घाट पर नौका प्रबंध कर रखा है। मृगमयी ने इस बार कृतज्ञ दृष्टि से अपूर्व की ओर देखा और उसके बाद तत्काल ही उठ कपड़े बदल चलने के लिए तैयार हो गई। अपूर्व ने माँ को किसी प्रकार की फिक्र न हो इसलिए एक पत्र लिखकर रख दिया और रात्रि के नीरव पहर में घर से निकल पड़े। मृगमयी ने उस नीरव और शांत अंधेरी में पहली ही बार अपने मन से पूर्ण अवस्था एवं विश्वास के साथ पति का हाथ पकड़ा। उसके अपने ही हृदय का उद्वेग उस स्पर्श मात्र से अपूर्व की नसों में भी संचारित होने लगा। नौका उसी रात्रि के नीरव पहर में वहां से चल दी। अकस्मात खुशी के होते हुए भी मृगमयी को बहुत जल्दी ही नींद ने आ दबाया। अगले रोज आनंद ही आनंद था। दोनों ओर कितने ही बाजार, खेत और जंगल दिखाई दे रहे थे। इधर उधर कितनी ही नौकाएं आ जा रही थी। मृगमयी उन्हें देखकर पूछने लगी, उस नौका पर क्या है? ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? इस स्थान को क्या कहते हैं? ये सवाल ऐसे पेचीदा थे जो अपूर्व ने कभी कॉलेज की किताबों में कहीं नहीं पढ़े थे और उसके कलकत्ता जैसी महानगरी के तजुर्बे के बाहर थे। फिर भी उसके मन को संतुष्ट करने के लिए जो भी उत्तर दिए थे वे सब मृगमयी को बहुत अच्छे लगे थे। दूसरी संध्या को नौका कुशीगंज के घाट पर जा लगी। पास में ही टीन के एक छोटे से झोपड़े में मैली सी धोती बांधे, कांच की भद्दी लालटेन जला, छोटे से डेस्क पर एक चमड़े की जिल्द वाला बड़ा सा रजिस्टर रखकर नंगे बदन स्टूल पर बैठे ईशान चंद्र कुछ लिख पढ़ रहे थे। इसी समय इस नवदंपति ने झोपड़े में प्रवेश किया। मृगमयी ने पुकारा, पिताजी। उस झोपड़ी में आज तक ऐसी मृदु ध्वनि इस प्रकार से पहले और कभी नहीं सुनाई दी थी। ईशान के नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे। उस समय वे निश्चय न कर सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनकी बिटिया और दामाद मानो साम्राज्य के युवराज और युवरागी हैं। यहाँ प्रसन्न के ढेर के बीच में उनके बैठने लायक स्थान कैसे बनाया जा सकता है? इसी के निर्णय हेतु उनकी भटकती हुई बुद्धि और भी भटक गई और खाने पीने का प्रबंध, यह भी दूसरी चिंता की बात थी। निर्धन बाबू अपने हाथ से दाल भात पकाकर किसी प्रकार पेट भर लेता है, पर आज इस खुशी के अवसर पर क्या खिलाए और क्या करे? मृगमयी पिता को असमंजस में देखकर फौरन बोली, पिताजी, आज हम सब मिलकर रसोई तैयार करेंगे। अपूर्व ने इस नवीन प्रस्ताव पर उत्साह प्रकट किया। उस छोटी सी झोपड़ी में स्थान की कमी, आदमी की कमी और अन्न की बहुत कमी थी, लेकिन छोटे से छिद्र में से किस प्रकार फुब्बारा चौगुने वेग से छूटता है, उसी प्रकार निर्धनता के सूक्ष्म सुराग से खुशी का फुब्बारा तीव्रता से छूटने लगा। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए। दोनों समय नियमित रूप से स्टीमर आता, यात्रियों का आना जाना और शोरगुल सुनाई देता था। लेकिन संध्या के समय नदी का तट बिल्कुल सुनसान हो जाता था। तब अपूर्व एक अनोखी स्वतंत्रता का अनुभव किया करता था। तीनों मिलकर कहीं कहीं रसोई तैयार किया करते थे। उनके उसके बाद नई नई चूड़ियों से भरे हाथों से उसका परोसा जाना, ससुर और जमाता का सम्मिलित रूप से भोजन करना और नई गृहिणी के भोजन की त्रुटियों पर परिहास किया जाना, इस पर मृगमयी का अभिमान करना, इन सब बातों से सबका मन पुलकित हो उठता था। अंत में अपूर्व ने कहा कि अब अधिक दिन ठहरना उचित नहीं। मृगमयी ने कुछ और दिन ठहरने की प्रार्थना की, लेकिन ईशान बाबू ने कहा, नहीं, अब नहीं। विदा बेला पर बिटिया को छाती से लगा उसके माथे पर स्नेह सिंचित हाथ को रखकर अश्रु मिश्रित स्वर में ईशान चंद्र ने कहा, बिटिया, तू अपने ससुराल में ज्योति जगाना, लक्ष्मी बनकर रहना, जिससे मेरे में कोई दोष न निकाल सके। मृगमयी रोती हुई अपने पति के साथ विदा हो गई और ईशान बाबू अपनी उसी झोपड़ी में लौटकर उसी पुराने नियम के अनुसार
माल तोलकर दिन पर दिन और मास पर मास बिताने लगे। दोनों अपराधियों की युगल जोड़ी अब घर पहुंची तो माँ गंभीर बनी रही, किसी से कुछ बात नहीं की। माँ की ओर से किसी के व्यवहार में कोई दोष ही प्रदर्शित नहीं किया गया कि जिसकी सफाई के लिए दोनों में से कोई कुछ प्रयत्न करता। इस शांत अभियोग ने, इस मुक अभियान ने पर्वत की तरह सारी घर गृहस्थी को अटल होकर दबा रखा। जब यह सहन शक्ति से बाहर की बात हो गई तो अपूर्व ने कहा, माँ, कॉलेज खुल गया है, अब मुझे कानून पढ़ने जाना है। माँ ने कुछ उदासीनता प्रकट करते हुए कहा, बहू का क्या करोगे? अपूर्व ने कहा, यहीं रहेगी। माँ ने उत्तर दिया, ना बेटा, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं, उसे तुम अपने साथ ही लेते जाओ। अपूर्व ने अभिमान पीड़ित स्वर में कहा, जैसी इच्छा। कलकत्ता लौटने की तैयारी माँ करने लगी। लौटने के एक दिन पहले रात को अपूर्व जब अपने कमरे में विश्राम के लिए गया तो देखा कि मृगमयी शैया पर पड़ी रो रही है। अनायास ही उसके हृदय को चोट पहुंची। व्यक्त स्वर में बोला, मृगमयी, मेरे साथ महानगरी चलने को मन नहीं चाहता क्या? मृगमयी ने उत्तर दिया, नहीं। अपूर्व ने पुनः पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर न मिला। विशेषतया इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल हुआ करता है, किंतु कभी कभी इसके अंदर मना स्वर की इतनी जटिलता होती है कि कन्या से ठीक वैसे उत्तर की आशा नहीं की जा सकती। अपूर्व ने प्रश्न किया, रखाल को छोड़कर यहाँ से चलने की इच्छा नहीं होती क्या? मृगमयी ने बड़ी सुगमता से उत्तर दिया, हाँ। इसे सुनकर अपूर्व के हृदय में सुई के बराबर बालक रखाल की ओर से ईर्ष्या का अंकुर उठ खड़ा हुआ। बोला, बहुत दिनों तक गांव नहीं लौट सकूंगा, शायद 2-2.5 साल या इससे भी अधिक समय लग जाए। इसके विषय में कुछ न कहकर मृगमयी बोली, वापस आते समय रखाल के लिए एक बढ़िया सा राजस का चाकू लेते आना। अपूर्व लेटे हुए था, तनिक उठकर बोला, तो तुम यहीं रहोगी? मृगमयी ने उत्तर दिया, हाँ, अपनी माँ के पास जाकर रहूंगी। अपूर्व ने ठंडी सी उच्छ्वास छोड़ी, बोला, अच्छा, वही रहना। अब जब तक बुलाने की चिट्ठी नहीं लिखोगी मैं नहीं आऊंगा। अब तो खुश हो ना? मृगमयी ने इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ समझा और सोने लगी, किंतु अपूर्व को नींद नहीं आई। तकिया ऊंचा किए उसके सहारे बैठा रहा। रात्रि के अंतिम पहर में सहसा चंद्रमा दिखाई दिया और उसकी चांदनी बिस्तर पर आकर फैल गई। अपूर्व ने उस रोशनी में मृगमयी के चेहरे की ओर देखा। देखते देखते उसे ऐसा महसूस हुआ कि रूप कथा की शहजादी को किसी ने चांदी की छड़ी छुआकर अचेत कर दिया हो। एक बार फिर सोने की छड़ी छुआते ही इस सोती हुई आत्मा को जगाकर उससे बदली की जा सकती है। चांदी की छड़ी परिहास और सोने की छड़ी कुंदन। भोर से पहले ही अपूर्व ने मृगमयी को जगा दिया। बोला, मृगमयी, मेरे चलने का समय आ गया है, चलो, मैं तुम्हारी माँ के पास सो रहा हूँ। मृगमयी बिस्तर से उठकर चलने के लिए तैयार हो गई। अपूर्व ने उसके दोनों हाथों को हाथों में लेकर कहा, अब एक विनती और है। मैंने कितने ही अवसरों पर तुम्हारी सहायता की है, आज परदेश जाते समय तुम मुझे उसका इनाम दे सकोगी? मृगमयी ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या? अपूर्व ने उसे कान में कुछ कहा। अपूर्व की इस अनोखी विनती और शांत चेहरे को देखकर मृगमयी हंसने लगी और मुस्कुरा के वहां से भाग गई। अपूर्व ने भी बड़ी भारी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह जबरदस्ती से कभी भी मृगमयी से कुछ नहीं लेगा, क्योंकि इसमें वह अपना अपमान समझता था। उसकी इच्छा थी कि देवताओं के समान सगौरव रहकर स्वेच्छा से भेंट किए हुए उपहार को पाए और अपने हाथ से उठाकर कुछ भी न ले। मृगमयी फिर न हंसी। अपूर्व उसे उषा की प्रथम किरणों में निर्जन पथ से उसकी माँ के घर छोड़ आया। फिर लौटकर माँ से बोला, माँ, बहुत सोच विचार कर इस निर्णय पर पहुंचा कि वधू को कलकत्ता ले जाने से पढ़ाई में बहुत नुकसान होगा और फिर उसकी वहाँ कोई साथी भी तो नहीं है। तुम तो उसको अपने पास रखना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसे उसके घर छोड़ आया हूँ। इस प्रकार गर्भ के चूर्ण में ही माँ पुत्र का विच्छेद हुआ। माँ के घर पहुंचकर मृगमयी को पता लगा कि अब यहाँ उसका किसी प्रकार मन ही नहीं लगता है। उस घर में जाने कौन सा परिवर्तन आ गया है कि समय काटे नहीं करता। क्या करे, कहाँ जाए, किससे मिले, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया।
थोड़े ही दिनों में मृगमयी को कुछ ऐसा लगने लगा कि घर बार और गांव भर में कोई आदमी ही नहीं है। अब कलकत्ता जाने को उसका मन इतना आतुर क्यों है? पहले ऐसा क्यों नहीं था? यह उलझन उसकी समझ में नहीं आई। उसने वृक्ष के शुष्क पत्ते के समान ही डंठल से गिरे हुए उस अतीत जीवन को आज अपनी इच्छा से अनायास ही दूर फेंक दिया है। प्राचीन कथाओं में सुना जाता है कि पहले निपुण और शस्त्रकार ऐसी बारीक खड्ग बना सकते थे कि जिससे आदमी को काटकर दो टुकड़े कर देने पर भी उसे मालूम नहीं पड़ता, और जब उसे हिलाया जाता था तो उसके दो टुकड़े हो जाते थे। विधाता की खड्ग ऐसी ही सूक्ष्म है कि कब उन्होंने मृगमयी के बचपन और जवानी के बीच वार किया, वह जान ही न सकी। आज न जाने कैसे तनिक हिल जाने से उसका बचपना जवानी से अलग जा गिरा, और तब वह आश्चर्यचकित होकर देखती ही रह गई। मायके में उसकी वह चिर परिचित कोठरी उसे अपनी नहीं मालूम पड़ी। जो मृगमयी वहाँ काम करती थी, अब मालूम हुआ कि यहाँ रही ही नहीं। अब उसके हृदय की सारी स्मृति एक दूसरे ही घर में, दूसरे ही कमरे में, दूसरे ही सैया के आसपास गूंजती हुई उड़ने लगी। मृगमयी अब बाहर नहीं दिखाई पड़ती, उसकी हास्य ध्वनि अंदर ही घुटकर रह जाती। उसका बचपन का साथी राखाल तो उसे देखकर त्रस्त हो भाग जाता। खेलकूद की बात तो अब उनके मन में ही नहीं आती। मृगमयी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे सास माँ के घर ले चल। उधर कलकत्ते जाते समय बेटे की उदासीनता को याद करके माँ का हृदय विदीर्ण हो रहा था। क्रोध में आकर वधू को वह अपनी ससुराल छोड़ आया, यह बात उसके मन में सुई की तरह चुभने लगी। इतने में एक दिन अब गुंठन डाले मृगमयी आ पहुंची। चेहरा उसका मुरझा सा गया था और उसने सास माँ के चरणों को स्पर्श किया। आशीष देने के स्थान पर सास माँ की आंखों में अश्रु भर आए और उसी क्षण मृगमयी को उठाकर जलते हुए कलेजे से लगा लिया। उसी क्षण दोनों का मिलाप हो गया। मृगमयी के चेहरे की ओर निहार कर सासू माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह पहली मृगमयी नहीं रही थी। ऐसा परिवर्तन तो कतिपय सबके लिए संभव नहीं। ऐसे परिवर्तनों के लिए बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है। सासू माँ ने बहुत सोच समझ कर निश्चय किया था कि वधू के सारे दोष को धीरे धीरे से सुधारेगी, किंतु यहाँ तो पहले से ही किसी विशेष सुधारक ने उसे नव जीवन दे डाला था। अब वधू ने सासू माँ को अच्छी तरह पहचान लिया था और सासू माँ ने उसको। मृगमयी के हृदय में आषाढ़ मास के सजल मेघों के समान अश्रुओं से पूर्ण गर्व उमड़ने लगा। उस गर्व से उसकी बड़ी बड़ी आंखों की छायादार घनी पलकों पर और भी गहरा आवरण डाल दिया। वह मन ही मन अपूर्व से कहने लगी, मैं अब तक अपने को न समझ सकी तो न सही, पर तुमने मुझे क्यों नहीं समझने का प्रयत्न किया? तुमने मुझे दंड क्यों नहीं दिया? तुमने अपनी इच्छा के वशीभूत ही क्यों नहीं चलाया? मुझ डाइन ने जब तुम्हारे साथ महानगरी जाने के लिए मना कर दिया तो तुम मुझे जबरदस्ती पकड़कर क्यों नहीं ले गए? तुमने मेरा कहना क्यों पूरा किया? मेरे हठ के आगे क्यों झुके? मेरी अवज्ञा को क्यों सहन किया? इसके उपरांत फिर उसे उस दिन की याद आई। पहले पहले पहल जिस दिन अपूर्व सवेरे तालाब के किनारे सुनसान रास्ते में उसे बंदी बनाकर मुंह से कुछ न कहकर केवल उसके मुख की ओर निहारता रहा था। उस दिन के उस तालाब की, उस पथ की, वृक्ष के नीचे उस छाया की, भोर की उस सुनहली धूप की, हृदय भार से झुकी हुई उस गहरी चितवन की उसे स्मृति छा गई और सहसा उसका पूरा पूरा अर्थ अब उसकी समझ में आ गया था। इसके उपरांत विदा की बेला पर अपूर्व की बात नहीं मानी थी, अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था। अब मरुमरीचिका की और त्रिसित मृग की तरह उत्तरोत्तर तीव्रता के साथ उन बीते हुए दिनों की ओर उड़ान भरने लगा, किंतु तृष्णा उसकी किसी प्रकार भी न मिट सकी। अब रह रह कर उसके मन में यही बातें उठा करती, यदि उस समय तू ऐसा करती, उनकी बात का यदि ऐसा उत्तर देती, तब ऐसा करती। अपूर्व के मस्तिष्क में इस बात का बड़ा दुख रहा कि मृगमयी ने उसे अच्छी तरह पहचाना नहीं, और मृगमयी ने भी आज बैठे बैठे यही सोचा कि उन्होंने उसे क्या समझा होगा, क्या सोचते होंगे। अपूर्व ने उसे पाषाणी, चंचल, उदंड, नादान लड़की समझ लिया होगा। लबालब भरे हुए तरला मृत की धारा में अपनी प्रेम तृष्णा मिटाने में उसे समर्थ ने योगदान नहीं जाना। इस वेदना से धिक्कार के मारे लज्जा से वह धरा में धसी जा रही थी और प्रियतम
को बार बार याद कर रही थी। इसी प्रकार काफ़ी दिन बीत गए। चलते समय अपूर्व कह गया था, जब तक तुम्हारा पत्र नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊँगा। मृगमयी इसी बात को याद कर कमरे का द्वार बंद कर एक दिन पत्र लिखने के लिए बैठी। अपूर्व ने जो सुनहरी किरणों के कागज दिए थे उन्हें निकालकर बैठी बैठी विचारने लगी, क्या लिखें। बड़े प्रयत्न के बाद हाथ जमाकर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अंकित कर उंगलियों में स्याही पोत कर छोटे छोटे अक्षरों में ऊपर संबोधन बिना किए ही एकदम लिख दिया, तुम मुझे चिट्ठी क्यों नहीं भेजते? तुम कौन हो? घर चले आओ। और क्या होना चाहिए यह सोचकर भी किसी निर्णय पर न पहुंच सकी। वह सोचकर भी किसी निर्णय पर न पहुंच सकी। अंत में उसने कुछ विचार कर लिया, अब मुझे चिट्ठी लिखना और कैसे रहते हो सो लिखना। जल्दी आना, सब अच्छी तरह है और कल हमारी काली गाय के बछड़ा हुआ है। इतना लिखकर चिट्ठी लिफाफे में बंद कर दी और फिर हृदय के प्यार से सिंचित शब्दों में लिख दिया, श्रीयुत अपूर्व कुमार राय। प्यार चाहे कितना ही उड़ेला गया हो, किंतु तो भी रेखा सीधी, अक्षर सुंदर और लिखावट सही नहीं हुई। लिफाफे पर नाम के सिवा और कुछ लिखना भी आवश्यक है, मृगमयी इस बात से परिचित न थी। कहीं सासू माँ या कोई और देख न ले, इस भय से लिफाफे को विश्वस्त दासी के हाथ डाक में डलवा दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस पत्र का कुछ फल नहीं निकला और अपूर्व घर नहीं लौटा। माँ ने देखा कि कॉलेज बंद हो गया, फिर भी अपूर्व घर नहीं आया। सोचा अब भी वह उनसे गुस्सा है। मृगमयी ने भी समझ लिया कि अपूर्व उससे गुस्सा कर रहा है और तब वह अपने पत्र की याद करके मारे लज्जा के घर जाने लगी। वह पत्र उसका कितना तुच्छ और छोटा था, उसमें तो कोई बात ही नहीं लिखी गई। उसने अपने मन के भाव तो उसमें लिखे ही नहीं, फिर उनका ही क्या दोष। यह सोच सोचकर वह तीर बिंधे शिकार की तरह भीतर ही भीतर तड़पने लगी। दासी से उसने बार बार पूछा, उस पत्र को तू डाक में डाल आई थी ना? दासी ने उसे कितनी ही बार समझाया, हाँ बहू जी, मैं खुद चिट्ठी को डिब्बे में डाल आई हूँ, बाबूजी को वह मिल भी गई होगी। अंत में अपूर्व की माँ ने मृगमयी को पास बुलाकर कहा, बहू, वह बहुत दिनों से घर नहीं आया, मन चाहता है कि कलकत्ता जाकर उसे देख आऊं, क्या तुम साथ चलोगी? मृगमयी कुछ न कह सकी, परंतु स्वीकृति रूप में सिर हिला दिया और अपने कमरे में जाकर तकिए को छाती से लगाकर इधर से उधर करवटें बदलने लगी। हृदय के आवेश को दबाकर हल्की होने का प्रयत्न करने लगी और उसके बाद भावी आशंका के विषय में सोचकर रोने लगी। अपूर्व को सूचित किए बिना ही दोनों उसकी शुभ कामना चाहती हुई कलकत्ता को चल दी। अपूर्व की माँ कलकत्ते में अपने दामाद के यहाँ ठहरी। उसी दिन संध्या को अपूर्व मृगमयी के पत्र की आस छोड़कर और वचन को भंग करके स्वयं ही पत्र लिखने के लिए बैठा था। तभी उसे जीजाजी का पत्र मिला कि तुम्हारी माँ आई है, जल्दी आकर मिलो और रात को भोजन यहाँ करना, समाचार सब ठीक है। इतना पढ़ने पर भी उसका मन किसी अमंगल सूचना की आशंका कर घबरा उठा। वह तुरंत ही कपड़े बदल जीजाजी के घर की ओर चल दिया। मिलते ही उसने माँ से पूछा, माँ सब मंगल तो है? माँ ने कहा, सब देवी की कृपा है, छुट्टियों में तू घर नहीं आया इसलिए मैं तुझे लेने आई हूँ। अपूर्व ने कहा, मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी माँ? मैं तो कानून की परीक्षा के कारण। ब्यालू करते समय दीदी ने पूछा, भैया उस समय भाभी को तुम साथ ही क्यों नहीं लेते आए? भैया ने गंभीरता के साथ कहा, कानून की पढ़ाई थी दीदी। जीजाजी ने हंसकर कहा, यह सब तो बहाना है, असल में हमारे डर से लाने की हिम्मत नहीं पड़ी। दीदी बोली, बड़े डरपोक निकले भैया, कहीं इस डर से बुखार तो नहीं चढ़ा? इस तरह हंसी मजाक चलने लगा, परंतु अपूर्व वैसे ही उदासीन बना रहा। माँ जब कलकत्ते आई तब मृगमयी भी चाहती तो वह भी कलकत्ते आ सकती थी। पाषाणी कहीं की इस प्रकार सोचते सोचते उसे सारा मानव जीवन व्यर्थ सा प्रतीत होने लगा। ब्यालू के बाद बड़ी जोर की आंधी आई और बहुत तेज वर्षा होने लगी। दीदी ने कहा, भैया आज यहीं रह जाओ। अपूर्व ने कहा, नहीं दीदी, मुझे जाना ही होगा, बहुत सा काम पड़ा है। जीजाजी ने कहा, ऐसी ऐसी रात में तुम्हें क्या काम है? एक रात को ठहर ही जाओगे तो कौन सा काम बिगड़ जाएगा? बहुत कहने सुनने के उपरांत अनिच्छा से अपूर्व को उस रात दीदी के पास ठहरना पड़ा।
राजी हो जाने पर दीदी ने कहा, भैया तुम थके हुए दिखाई देते हो, अब चलकर आराम कर लो। अपूर्व की यही इच्छा थी कि शैया पर अंधेरे में अकेले जाकर सो रहे तो उसकी जान बचे। बातें करना भी तो उसे बुरा लगता था। सोने के लिए जिस कमरे के द्वार तक उसे पहुंचाया गया, वहां जाकर देखा कि भीतर अंधकार छाया था। दीदी ने कहा, डरो मत भैया, हवा से बत्ती बुझ गई मालूम होती है, दूसरी बत्ती जला देती हूँ। अपूर्व ने कहा, नहीं दीदी, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे अंधेरे में ही सोने की आदत है। दीदी के चले जाने पर अपूर्व अंधकार से भरे कमरे में सावधानी के साथ शैया की ओर बढ़ा। शैया पर बैठना चाहता था कि इतने में चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनाई दी और कोमल बाहुपाश में वह बुरी तरह जकड़ा गया। उन्हीं क्षणों पुष्प से कोमल व्याकुल ओष्ठों ने डाकू के समान आकर और विरल अश्रुधारा के भीगे हुए होठ ने उसे आश्चर्य प्रकट करने का अवसर ही नहीं दिया। अपूर्व पहले तो चौंक पड़ा, उसके बाद उसकी समझ में आया कि जो काम वह पाषाणी को मनाने के लिए अधूरा छोड़ाया था, उसे आज अश्रुओं के वेग ने पूर्ण कर दिया। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।